गुड आफ्टरनून। आज मैं एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ जो आपका जो है लेबर लॉ से संबंधित है, मतलब श्रमिक विधि। एक क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या एक नियोजक स्त्री और पुरुष को नियुक्त करते समय लिंग के आधार पर भेदभाव कर सकता है? कि अगर कोई स्त्री पुरुष को कोई भी एम्प्लॉयर जो है अपॉइंट करते समय उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है? तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। इसके लिए हमारे इंडिया में एक एक्ट बनाया गया है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। ये एक्ट 1976 को पास किया गया और 11 फरवरी 1976। इस एक्ट में टोटल 1 to 18 सेक्शन दिए गए हैं। ये अधिनियम जब पारित किया गया उसके पहले अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन नंबर 100 1951 में एक्सप्लेन किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है लिंग के आधार पर भेदभाव करता है या वो समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दे रहा है, समान कार्य के आधार समान वेतन देना चाहिए, अगर वो नहीं दे रहा है तो उसके लिए इस अधिनियम जो है बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। उसके बाद से हम आ जाए इंडियन पोजीशन पे आ जाए तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में भी समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। जिसे आप जो है प्रेम्बल में ले लीजिए, प्रेम्बल में एक्सप्लेन किया गया है नो डिस्क्रिमिनेशन, सेक्स के आधार मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सेकेंड है आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, मतलब कि सबको समान माना जाएगा, सबको समान अधिकार दिया गया है। लेकिन जो ये अधिनियम बनाया गया है समान पारिश्रमिक अधिनियम, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 39D में एक्सप्लेन किया गया इक्वल वर्क इक्वल पे, समान कार्य समान वेतन दिया जाना चाहिए। जब ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ, जब अंतरराष्ट्रीय उनका प्रेशर पड़ा तो हमारे इंडिया में भी 1976 इसको पारित कर दिया गया। अब इस नियम में जो सेक्शन 1 में एक्सप्लेन किया गया है, सेक्शन 1 11 फरवरी 1976 यह अधिनियम है यह आपका जो है नियम है, ये ऑल ओवर इंडिया पूरे भारत में इसको लागू किया गया है। अब सेक्शन 2 आपका जो है इसमें बहुत सारी ऐसी परिभाषाएं डेफिनेशन दिए गए हैं। इसमें सेक्शन 2 क्लॉज ए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब समुचित सरकार। समुचित सरकार वो होती है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा आदेश दिए जाते हैं, जो वो कार्य कराती है, जो आदेश देती है उसी को समुचित सरकार कहा गया। उसके अंतर्गत जो कर्मचारी आएंगे वो आपके समुचित सरकार के अंतर्गत कर्मचारी आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपका रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन मीन्स होता है पारिश्रमिक। पारिश्रमिक इसमें कहते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा अगर कोई भी नियोजक किसी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर उनको जो पारिश्रमिक दे रहा है या तो नगद देगा, कैश देगा, या जो भी उसके बदले में कोई सामान दे रहा है तो दोनों को बराबर वो देगा। अगर बराबर वो जो है जिसमें ये कहा गया है कि अगर चाहे उससे संविदा के आधार पर किया गया हो, संविदा कैसी होनी चाहिए, एक्सप्रेस हो सकती है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और एम्प्लॉयड मीन्स कहा गया है कि विवक्षित भी हो सकती है और अविभक्त भी होती है, तो वो आपका वो पारिश्रमिक कहते हैं। नेक्स्ट आपकी जो डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज एच में कहा गया है सेम वर्क सिमिलर नेचर, समान एक ही काम या समान प्रकृति का काम की बात की गई है। एक ही काम मीन्स कहा गया है अगर कोई भी नियोजक किसी से काम करवाता है तो उसका कौशल प्रबल उत्तरदायित्व एक समय एक जैसे, जब काम करने की एक जैसी दशा होती है, काम पुरुष स्त्री द्वारा किया जाता है। यदि पुरुष से अपेक्षित कौशल प्रधान उत्तरदायित्व और स्त्री से अपेक्षित कौशल प्रयत्न उत्तरदायित्व में कोई अंतर नहीं है, दोनों का उत्तरदायित्व बराबर होता है, तो समान कार्य है तो समान नेचर भी दोनों का बराबर होना चाहिए। इसमें और कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन जो इसमें से आपकी जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट आपका है पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ इक्वल रेट्स ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर्स एंड अदर मैटर्स, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के समान दरों पर पारिश्रमिक का संदाय और अन्य विषय। हालांकि समान दर का
दर के आधार पर कैसे हम उनको वेतन देंगे, वो आपका सेक्शन 4 to 7 में एक्सप्लेन किया गया है। अब सेक्शन 4 में कहा है ड्यूटी टू एम्प्लॉयर टू पे इक्वल रेम्युनरेशन। नियोजक का कर्तव्य है कि जो है पुरुष या स्त्री कर्मचारी को समान कार्य के लिए समान प्रकृति के आधार पर उसका कर्तव्य है कि उसको समान पारिश्रमिक दे। अब सेक्शन 4 के क्लॉज ए में कहा गया है कि समान पारिश्रमिक कैसा होना चाहिए, दर के अनुसार, रेट के अनुसार। जो आपका रेट फिक्स किया गया है उनका अपॉइंटमेंट कर, फॉर एग्जाम्पल जब अपॉइंट करते हैं जो उनका सैलरी फिक्स होती है दोनों को इक्वल, कि नहीं आप डिस्क्रिमिनेशन करिए, मेल को दूसरा दीजिए फीमेल को दूसरा, तो ऐसा नहीं, उस दर के आधार पर दोनों को बराबर जो है पारिश्रमिक मिलना चाहिए, चाहे वो नगद होगा या जो है क्या होगा वो कोई सामान के रूप में आप दे सकते हैं। अब सेक्शन 4 क्लॉज 2 में एक्सप्लेन किया गया है कि अगर कोई भी नियोजक उस कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, दर घटाएगा, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। थर्ड है क्लॉज सेक्शन 4 का क्लॉज 3। सेक्शन 4 का क्लॉज 3 में कहा गया है कि अगर नियोजक जो कार्य करने के समय पुरुष और स्त्री की समान प्रकृति के आधार पर जो दरें निर्धारित की जा रही हैं, दर मतलब कि पे कमीशन के द्वारा जो सैलरी उनको दी जाती है उस दर में कोई कमी कर रहा है या कोई डिडक्शन कर दे रहा है, तो उनका कर्तव्य है कि नियोजक वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन इसमें प्रोवाइडेड डेट, परंतु इसमें कहा गया है किसी भी सेवा के संबंध में अगर वो चाहता है कि कोई ऐसी कमी आ गई है तो उसको वो कभी को बता सकता है, उसके आधार पर उसको दर में कटौती कर सकता है। अब यहाँ पे सेक्शन 5, नो डिस्क्रिमिनेशन टू बी मेड वाइल रिक्रूटिंग मेन एंड वुमेन वर्कर्स, कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों की भर्ती करते समय कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। अगर एम्प्लॉयर कोई नियोजक जो है कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट मतलब कोई भर्ती निकालता है तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर उसके पास एक ही वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों उसमें अप्लाई किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि फीमेल को अपॉइंट नहीं करेगा, वो फीमेल को भी अपॉइंट कर सकता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। सेक्शन 5 में ये एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे इसमें कहा गया है कि अगर किसी को अपॉइंट कर ले रहा है तो उनको इक्वल ट्रेनिंग दी जाएगी, इक्वल प्रमोशन किया जाएगा, उनका ट्रांसफर भी हो सकता है, कि कोई भी ऐसा कार्य जो है उनसे वो अलग नहीं किया जाएगा, दोनों को इक्वल रखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फीमेल है तो उसका ट्रांसफर कहते हैं कि नहीं होगा, लेकिन उसका ट्रांसफर अगर वो जो हिल स्टेशन में है मेल का किया गया है तो उसका भी ट्रांसफर वहां पे किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 6, एडवाइजरी कमेटी, सलाहकार समिति। अब सलाहकार समिति का अपॉइंटमेंट यहाँ इस अधिनियम में इसलिए किया गया है कि इस अधिनियम जो सलाहकार समिति जो होती है केंद्र से जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो इसको अपॉइंट करती है। सलाहकार समिति में टोटल जो आपके 10 मेंबर्स होंगे जिसमें से 5 मेंबर्स वुमेन्स को रखा गया है। अब ये कमेटी ये जो समिति है, समिति का कार्य ये है कि जितने भी आपके वर्किंग प्लेस में है वहाँ पे अगर फीमेल की जो जो आवश्यकता है, जो कार्य है, उनके नेचर के अनुसार उनकी क्या आवश्यकता है उसके अनुसार वो क्या करती है उसमें संशोधन एडवाइस दे सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसा कोई परिवर्तन आ गया है, समय के अनुसार विकास हुआ है कुछ में है, तो उसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल फोर्सेस में ले लीजिए कि हर एरिया में वुमेन्स का अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो अगर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो क्या है ये कमेटी उसको एडवाइस दे करके वहां पे भी वुमेन्स कार्य कर सकती हैं, ट्रेनिंग कर सकती हैं, उनको ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये एडवाइजरी कमेटी क्या करेगी उसमें अपना वो जो है एडवाइस दे करके केंद्र सरकार को ये सलाह दे सकती है, राज्य सरकार को दे सकती है। नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 7, पावर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफ अपॉइंट अथॉरिटीज फॉर हियरिंग एंड डिसाइडिंग क्लेम्स एंड कंप्लेन, कि केंद्र सरकार को इसमें शक्ति दी गई है। शक्ति ये दी गई कि वो दावा कि अगर कोई आपके समान पारिश्रमिक अधिनियम में कोई भी विवाद अगर हो जा रहा है
तो उस विवाद को कैसे वो निपटारा करेंगी, तो केंद्र सरकार क्या है, अलग से प्राधिकारी की नियुक्ति करके उसका जो है उस विवाद का निस्तारण करा सकती है। अब सेक्शन 7 में कहा गया पुरुष और स्त्री के अवकाश के प्रकृति के अनुसार, उसके काम के अनुसार अगर उनको मजदूरी नहीं दी जा रही है, बराबर मजदूरी नहीं दी जा रही है, तो वह दावा जो है इस अथॉरिटी के द्वारा जाकर के उपचार प्राप्त कर सकती हैं। या मीन्स कि कोई भी उनसे कोई उपचार नहीं मिल रहा है समान पारिश्रमिक से अधिनियम संबंधित, तो उससे संबंधित कोई भी इस अधिनियम के संबंधित विवाद है, तो वो सेक्शन 7 के द्वारा अगर केंद्र या राज्य सरकार उसको नियुक्त करती है ऐसी प्राधिकारी को, उसमें जाकर के वो क्लेम करके वो उपचार प्राप्त कर सकती है। अब नेक्स्ट आपका है सेक्शन 8। सेक्शन 8 में क्लेम किया गया है ड्यूटी टू एम्प्लॉयर मेंटेन रजिस्टर। एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि अगर वो उसके वर्किंग प्लेस पे वुमेन्स का अपॉइंटमेंट किया गया है तो वो क्या करेगा, उनका एक रजिस्टर अलग से मेंटेन करेगा कि क्या इनको इक्वल पे किया जा रहा है, इक्वल उनका ट्रांसफर हो रहा है, इक्वल उनकी ट्रेनिंग हो रही है, इक्वल प्रमोशन हो रहा है, तो इससे संबंधित जो है क्या हो वो रजिस्टर मेंटेन करेगा। सेक्शन 9 आपको जो है इस अधिनियम को सेक्शन 9 में एक्सप्लेन किया गया है इंस्पेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट ये भी आपकी एक अथॉरिटी है जो आपके आईपीसी इंडियन पैनल कोड सेक्शन 21 के द्वारा उनको एक पब्लिक सर्वेंट समझा जाएगा, मतलब कि लोक सेवक उनको अधिकारी माना गया है। ये इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट भी एप्रोप्रिएट को जो है समुचित सरकार इसकी नियुक्ति करती है, और इसकी नियुक्ति किस लिए किया जाता है कि वो जाकर किसी भी ऐसे प्लेस पर जहाँ पे नियोजक ने महिला कर्मचारी को नियुक्त किया है, वो जा करके वो चेक करेगा कि क्या वहाँ पे उनको सारी सुविधाएं दी जा रही अधिनियम के द्वारा, नहीं दी जा रही हैं। वो जा करके कहीं भी ऐसे प्रवेश कर सकता है, उस कार्य को वो अपने जो उनको ड्यूटीज बताई गई हैं इस अधिनियम के द्वारा, ड्यूटीज हैं कि उसमें समझे तो परिसर में प्रवेश कर सकता है, रजिस्टर चेक कर सकता है, मास्टर रोल की उनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, तो वो से संबंधित वो सारे वो ड्यूटीज अपने पूरा करता है। अब सेक्शन 10 में पेनाल्टीज मीन्स शास्तियां, कि इस एक्ट में सेक्शन 10 क्लॉज 1 में एक्सप्लेन किया गया है कि अगर इस अधिनियम का नियोजक पालन नहीं कर रहा है, वो समान पारिश्रमिक अधिनियम के अंतर्गत उनको समान वेतन नहीं दे रहा है, उनको ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, प्रमोशन नहीं दे रहा है, उनका ग्रेडिंग नहीं बढ़ा है, जो भी उससे संबंधित है, अगर वो उसका उल्लंघन करता है तो वो क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन आपका जो है 7, सेक्शन 4-5 के द्वारा अगर वो कुछ भी ऐसा करता है तो उसमें कहा गया है सेक्शन 10 में 1 month प्लस 10,000 दोनों से उसको क्या करा जाएगा, पनिश किया जाएगा। अब सेक्शन 10 क्लॉज 2 में कहा गया कि इस अधिनियम में अगर कोई भी नियोजक कोई किसी को रिक्रूटमेंट के समय डिस्क्रिमिनेशन करता है, मतलब कि उसका समान नहीं मान करके जो समान अधिकार दिया गया उस अधिकार के द्वारा उसका डिस्क्रिमिनेशन करता है, और उस नेचर के अनुसार अगर उसकी क्वालिटी है वो अपॉइंट हो सकती है, उसका डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो इसमें कहा गया है सेक्शन 10 क्लॉज 2 में 3 month या 1 year प्लस 20,000 दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। अब ये आपके जो पेनाल्टीज दी गई कि इस एक्ट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो रूल्स रेगुलेशंस बनाया अगर वो अमेंडमेंट भी कर रही है तो हम इस सेक्शन 10 के द्वारा नहीं एम्प्लॉयर फॉलो करा तो उनको पेनाल्टीज दे सकते हैं। अब सेक्शन 11 ऑफेंसेस बाय कंपनी, अगर कंपनी के द्वारा कोई ऐसे ऑफेंसेस लगाए जाते हैं तो सेक्शन 10 के द्वारा उसको भी पनिश किया जाएगा, मतलब कंपनियों द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है। सेक्शन 12 में आपका है कॉग्निजेंस एंड ट्रायल एंड ऑफेंसेस, अपराधों का संज्ञान और विचारण, कि अगर कोई अपराध का कार्य हो रहा है किसी भी में उसमें आपके अपॉइंटमेंट प्लेस पे, तो जो इसे मजिस्ट्रेट जो अपॉइंट किए गए हैं सेक्शन 7 के द्वारा, तो वो आपके कॉग्निजेंस एंड ट्रायल वो ट्रायल नहीं कर सकते हैं, ना ही उनके ऊपर ऑफेंसेस कोई चार्ज लगा सकते हैं, उनको ये नहीं दिया गया है, ये पावर्स उनको नहीं दिया गया है। अब आपका जो है सेक्शन 13 है, सेक्शन 13 पावर्स टू मेक
रूल्स, मतलब कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिसमें बहुत सारे रूल्स बना सकती है, मतलब कि ये एक्ट बना है सेक्शंस के द्वारा, अगर कोई चेंज करना चाहता है डेवलपमेंट के अनुसार तो वो क्या करते हैं उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है। सेक्शन 14 पावर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको डायरेक्शन दे सकती है एडवाइजरी कमेटी की एडवाइस ले करके, इसमें कोई डायरेक्शन दे करके वो रूल्स रेगुलेशंस बना सकती है। सेक्शन 16 पावर टू मेल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि मेल के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, वो इक्वल सब बना करके इसमें भी वो रूल्स बना सकती है। सेक्शन 17 है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, जो डिफिकल्टीज अगर कोई आ रही है रिक्रूटमेंट के समय तो उससे संबंधित भी रूल्स रेगुलेशंस बनाया जाएगा। सेक्शन 18 रिपील एंड सेविंग, मतलब उसको समाप्त कर दिया, सेक्शन 18 को समाप्त कर दिया गया है। ये आज मैंने आपको इक्वल रेमुनरेशन एक्ट 1976 जो 11 Feb 1976 को पास किया गया है, मैंने आपको डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।